हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार GKGS क्लासेस में। दोस्तों आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं RPF SI में पूछे गए फिजिक्स के वो सारे क्वेश्चन जो आने वाली रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे हम आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करवाएंगे, तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक दिखेगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। दोस्तों चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। इसकी PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दो बल्बों के फिलामेंट के प्रतिरोध R1 और R2 है। यदि इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो विद्युत हानि का अनुपात होगा। तो दोस्तों हमसे यहाँ पे पूछा है विद्युत हानि का अनुपात क्या होगा। दोस्तों हम जानते हैं शक्ति का जो फॉर्मूला होता है P बराबर क्या होता है, V²/R होता है। क्या होता है? V²/R होता है। अब यहाँ दोस्तों हमको दो बल्ब दिए हैं। पहला बल्ब क्या है हमारे पास में? R1। पहला बल्ब क्या है? R1 है। दूसरा बल्ब क्या है हमारे पास में? R2 है। तो दोस्तों हम यहाँ पे यही फॉर्मूला का उपयोग करके विद्युत हानि का अनुपात पता करेंगे। तो दोस्तों P1/V1 जब हम निकालेंगे, P1/V1 जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? V²/R1 अपॉन में V²/R2। क्या हो जाएगा? V²/R2। तो दोस्तों V² से तो V² हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो R2 है ये कहाँ चले जाएगा? ऊपर चले जाएगा। तो P1V1 अपान क्या हो जाएगा? P1 अपॉन में P2 बराबर क्या हो जाएगा? R2 अपॉन में R1। क्या हो जाएगा? R2 अपॉन में R1 हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, R2 अपॉन में R1। क्या हो जाएगा? R2 अपॉन में R1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक बात आपको ये भी याद रखना है कि समांतर में जो होता है वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज जो होता है वो समान होता है। क्या होता है? वोल्टेज समान होता है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पॉइसन का समीकरण जिसका उपयोग अक्सर किसी पदार्थ के प्रत्यास्थ गुणों का वर्णन करने के लिए किया जाता है किस ग्रीक अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कापा, ऑप्शन बी टाउ, ऑप्शन सी न्यू या ऑप्शन नंबर डी एप्सिलॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी न्यू। न्यू के द्वारा जो है इसे प्रदर्शित किया जाता है पॉइसन के समीकरण में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी का चुंबकत्व किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए है मैग्नस प्रभाव, ऑप्शन बी सौर प्रभाव, ऑप्शन सी डायनेमो प्रभाव या ऑप्शन नंबर डी डॉपलर प्रभाव। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डायनेमो प्रभाव। पृथ्वी का चुंबकत्व जो होता है ये डायनेमो प्रभाव की वजह से होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विकृत पिंड की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा खालिस्तान होती है। ऑप्शन नंबर ए प्रतिबल बटे विकृति, ऑप्शन बी 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति इंटू आयतन, ऑप्शन सी प्रतिबल इंटू विकृति इंटू आयतन या ऑप्शन नंबर डी प्रतिबल इंटू विकृति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 1/2 इंटू प्रतिबल इंटू विकृति इंटू आयतन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सदिश A बराबर 3+6J। दोस्तों यहाँ पे सही कर लीजिएगा, ये है 3+6J, 3+6J -2K और B क्या है? 4I -J +3। ये आपको सही कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो सदिश A 3+6J -2K और B 4I -J +3K के बीच का कोण हमसे पूछा है। तो दोस्तों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा cos थीटा बराबर, क्या पढ़ा होगा? cos थीटा बराबर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। वो क्या है फॉर्मूला? वो फॉर्मूला है A.B अपॉन में सदिश A का परिमाण और सदिश B का परिमाण। तो A.B क्या है दोस्तों? ये दोस्तों हमारा होता है, क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है? A.B क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों A.B हमारे को दिया हुआ है और हमको फॉर्मूला हमको पता है कि क्या हो लगेगा यहाँ पे cos थीटा बराबर A.B अपॉन में सदिश A का परिमाण और सदिश B का परिमाण। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये दिया है हमारे पास में A बराबर दिया है क्या? 3+6J 3i, ये 3i है दोस्तों, 3i + 6j
-2k ये दिया हुआ है। बी हमारे पास क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 4i -j + 3k। तो a डॉट बी हमको निकालना डॉट प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा a डॉट बी प्रोडक्ट जो हमको निकालना है क्या हो जाएगा 3 × 4 क्या हो जाएगा 3 × 4 12, 6 × 1 तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -6 × 1 6, 3 2 ज़ा 6, इस 3 का इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस 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 का 6। अब दोस्तों ये 12 हो जाएगा, ये सबसे ख़त्म हो जाएगा, तो a डॉट बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। और दोस्तों हमने जो अभी फॉर्मूला आपको बताया, जो हमने अभी फॉर्मूला बताया था cos थीटा बराबर a डॉट बी अपॉन में सदिश a का परिमाण और सदिश b का परिमाण। अब ये वैल्यू तो हमारी 0 हो गई, 0 हो गई, मतलब cos थीटा बराबर क्या हो गया cos थीटा बराबर 0 हो गया। अब हमको पता है कि थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू जो 0 होती है, तो दोस्तों 90 जब हम रखेंगे तो 90 जब होगी तो cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है, तो इसके बीच का कोण क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। किसी पदार्थ के दिए गए अनुप्रस्थ काट के अनुदिश सहसमतली रूप से कार्य करने वाले प्रतिबल के प्रकार को खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरूपण प्रतिबल। क्या होता है अपरूपण प्रतिबल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडलीय दाब को मापने की विधि सबसे पहले खालिस्तान द्वारा तैयार की गई थी। तो दोस्तों ये तैयार की गई थी टोरिसेली के द्वारा। किसके द्वारा टोरिसेली के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपेक्षिता के विशिष्ट सिद्धांत के अभिग्रहित खालिस्तान पर लागू होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जड़त्वीय फ्रेम पर। किस पे जड़त्वीय फ्रेम पर लागू होते हैं अपेक्षिता के विशिष्ट सिद्धांत के, ठीक है, नियम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ठोस पिंड की गति पर विचार करें जो किसी प्रकार से किलिकित या स्थिर है। इस प्रकार के निकाय की संभावित गति सर्वोत्तम रूप से क्या कहलाती है। तो दोस्तों ये कहलाती है घूर्णन। क्या कहलाती है घूर्णन या फिर रोटेशन। रोटेशन कहलाती है संभावित गति। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्र रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्रों को निरूपित करती है वे उस पथ को निरूपित करती है जिसके साथ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एक परिकल्पित मुक्त उत्तरी ध्रुव गति करने की प्रवृत्ति रखता है। क्या करता है एक परिकल्पित मुक्त उत्तरी ध्रुव गति करने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है, ये करती है निरूपित चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्यूब के माध्यम से छवियों को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रिज्म लेंस या दर्पण की प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले ऑप्टिकल उपकरण को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेरिस्कोप। क्या कहा जाता है पेरिस्कोप कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली एसआई में किस भौतिक कारक का मान 6.62607015 इंटू 10 की पावर -33, ये 10 की पावर -34 है दोस्तों, जूल हर्ट्ज होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लैंक स्थिरांक में। प्लैंक स्थिरांक का मान जो होता है ये होता है 6.62607015 इंटू 10 की पावर -34 जूल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वेत प्रकाश के किसी प्रिज्म से परिक्षेपित होने पर देखे गए रंगों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीला हरा पीला नारंगी। अब श्वेत प्रकाश की बात है, किसी प्रिज्म से जब रंग का सही क्रम आपको पूछता है तो आपको एक ही चीज़ याद रखना है, क्या विबग्योर। क्या याद रखना है विबग्योर, ये आपको याद रखना है विबग्योर। अब हम एक एक चीज़ आपको बताते हैं विबग्योर क्या होता है। वी मतलब वॉयलेट मतलब बैगनी, आई मतलब इंडिगो मतलब गहरा नीला, गहरा 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 नीला क्या होता है गहरा नीला इंडिगो। आई का मतलब इंडिगो गहरा नीला, बी का मतलब ब्लू मतलब नीला, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज और आर का मतलब रेड। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको विबग्योर याद रखना है जिससे आपको कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और सब आप आंसर अच्छे से दे पाएंगे। अब विबग्योर की बात आई तो देखिए नीला हरा पीला नारंगी की बात किया तो नीला, ब्लू, ग्रीन, पीला और ऑरेंज का मतलब होता है नारंगी। तो यही राइट सही क्रम की बात किया दोस्तों। सही क्रम तो ये भी हो सकता है दोस्तों बैगनी नीला हरा पीला,
ये भी आप याद रखिएगा, बैगनी, नीला, हरा, पीला। लेकिन यहाँ पे इंडिगो बीच में नहीं दिया हुआ है। इंडिगो मतलब गहरा नीला भी बीच में आता है कि नहीं आता है? इंडिगो मतलब गहरा नीला भी बीच में आता है। तो इसमें कन्फ्यूजन है दोस्तों, दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, ए और बी दोनों सही हो सकते हैं, क्योंकि नीला, हरा, पीला, नारंगी भी हो सकता है, ये तो 100% होगा ही। बैगनी, नीला, हरा, पीला भी हो सकता है, लेकिन हम इसको पहले वाले को ही सही मानेंगे। क्यों? क्योंकि सही क्रम उसने पूछा है, और सही क्रम में तो यही हमको ऑप्शन नंबर ए नज़र आ रहा है। तो नीला, हरा, पीला, नारंगी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु में एक प्रकाशित तंतु से यूवी प्रकाश 45 अंश के कोण पर गुजरती है, और तंतु का अपवर्तनांक जो है √2 है दोस्तों। ये आप याद रखिएगा, √2 दिया हुआ है। कितना दिया है ये? √2 आपको याद रखना है। ये जो है ये है हमारा √2, ये आपको याद रखना है, √2 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने दोस्तों इसको बनाने का तरीका क्या है हमारे पास? आपने एक स्नेल का नियम पढ़ा होगा दोस्तों। स्नेल का नियम क्या होता है? स्नेल का नियम होता है n1 sin θ1 बराबर होता है n2 sin θ2, ठीक है। n1 sin θ1 बराबर होता है n2 sin θ2 के। अब n1 क्या है दोस्तों? पहले माध्यम का अपवर्तनांक। पहले माध्यम का अपवर्तनांक मतलब जैसे प्रकाशी तंतु, हम प्रकाशीय तंतु का लेंगे, ठीक है। प्रकाशी तंतु हो गया, ये पहले माध्यम का अपवर्तनांक। θ1 की बात करें, θ1 क्या होता है? पहले माध्यम का आपतन कोण, जो कि क्या दिया हुआ है हमको? 45 डिग्री दिया हुआ है। अब बात करें दोस्तों n2 की, तो n2 क्या हो जाएगा? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और दूसरा माध्यम क्या है? वायु यहाँ पे हमको दिया है, तो यहाँ पे हमको वायु का अपवर्तनांक लेना है, ठीक है। अब θ2 की बात करें, जो हमसे पूछा है कि क्या होगा, यही तो हमसे पूछा है कि तंतु का अपवर्तनांक 2 है तो अपवर्तन कोण क्या होगा, यही तो θ2 हमको पूछा है। अब कुछ नहीं करना है, बस सब में हमको मान रखना है। यहाँ पे n1 हमारे पास कितना दिया हुआ है? n1 हमारे पास में क्या दिया हुआ है? n1 हमारे पास में दोस्तों ये √2 दिया हुआ है, इसको √2 कर लीजिए, √2 दिया हुआ है। n1 क्या दिया हुआ है? √2 दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या है? n1 sin θ1 बराबर n2 sin θ2। sin θ2 यही तो दिया है कि नहीं दिया? n1 कितना है हमारे पास में? √2 दिया हुआ है n1। sin θ की वैल्यू कितनी दी है? पहला वाला पहले माध्यम आपतन कोण क्या दिया है? 45 डिग्री दिया हुआ है, बस 45 sin 45 रख देंगे यहाँ पे, बराबर n2 कितना दिया है? वायु का अपवर्तनांक कितना लेंगे दोस्तों? हम 1 लेंगे। 1 क्या होता है? 1 यहाँ पे रखेंगे, 1 इंटू साइन θ2 की वैल्यू हमको तो बताना है, तो साइन θ2 हो जाएगा। अब दोस्तों हमको पता है ये √2 तो ऐसे ही होगा। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 होती है कि नहीं होती है? और ये हो जाएगा 1 इंटू साइन θ2 होगा। ये √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो 1 बराबर क्या आया? 1 बराबर हमारे पास क्या आया? 1 बराबर आया साइन θ2। और दोस्तों हमको पता ही है कि साइन की जो कौन सा केपलर के ग्रही गति के नियमों में से एक नहीं है। तो क्या नहीं है इसमें? सूर्य के चारों ओर सभी ग्रहों की कक्षाएं सहसमतली होती है, ये केपलर के ग्रही गति के नियमों से एक नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अर्ग खालिस्तान के बराबर होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 10 की पावर -7 जूल। क्या हो जाएगा? 10 की पावर -7 जूल एक अर्ग बराबर होता है। अच्छा, एक जूल की बात करें तो क्या होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर एक जूल की बात करें क्या होता है? एक न्यूटन बराबर क्या होता है? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशिक यंत्र समतल दर्पणों में बहु प्रतिबिंबों के कारण रंगीन सुंदर पैटर्न बनाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैलाइडोस्कोप। कैलाइडोस्कोप इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सत्येंद्रनाथ बोस की 130वीं जयंती 1 जनवरी 2024 को मनाई गई। वह एक प्रसिद्ध खालिस्तान थे। क्या थे? भौतिक विज्ञानी। क्या थे? भौतिक विज्ञानी थे सत्येंद्रनाथ बोस, जिनकी जयंती 1 जनवरी 2024 को मनाई गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा समीकरण दर्शाता है कि विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश सभी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की अभिव्यक्तियां है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, मैक्सवेल समीकरण।
मैक्सवेल समीकरण जो है दर्शाता है कि विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश की सभी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की अभिव्यक्तियां है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लेंस की शक्ति -0.25 डायोप्टर है। इस लेंस की प्रकृति और फोकस दूरी क्या है? दोस्तों अब जैसे माइनस दिखा तो माइंड में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए। माइनस की बात करा तो लेंस माइनस कौन सा होता है? अवतल लेंस। बस हमको तो पहले ही एक कंफर्म हो जाना चाहिए कि भैया अवतल लेंस की जो शक्ति होती है वो कितनी ऋणात्मक होती है। तो ऋणात्मक होती है तो यहाँ से उत्तल लेंस वाला तो हमारे दोनों ऑप्शन गलत ही हो गए। क्या हो गए? उत्तल लेंस वाले दोनों ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए। अब हमको दो ही ऑप्शन है, एक तो ए होगा या तो बी होगा। अब इसको चेक करने के लिए क्या होगा, हमको पता है कि उत्तल लेंस की, हम चलो मैं आपको लेंस के बारे में पूरा बता देते हैं। उत्तल लेंस की बात करें दोस्तों तो उत्तल लेंस क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक है, उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस होता है धनात्मक। इसे अभिसारी भी कहते हैं। किसमें कहते हैं? उत्तल लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है। क्यों? लेंस में अगर दर्पण की बात करें तो उत्तल लेंस क्या होता है? अपसारी लेंस होता है। ठीक है, लेंस में चेंज हो जाता है। और दर्पण की बात करें तो उत्तल लेंस क्या होता है? अपसारी होता है। लेकिन लेंस की बात किया तो उत्तल क्या होगा? अभिसारी लेंस। अब बात करें अवतल लेंस की तो अवतल लेंस की जो शक्ति होती है क्या होती है? ऋणात्मक होती है हमेशा। क्या होती है? ऋणात्मक। और ये कैसा होता है? ये होता है अपसारी लेंस। कैसा होता है? अपसारी लेंस होता है अवतल लेंस। ठीक है, अब माइनस हमको दिख गया है, -0.25 बोला है तो जाहिर सी बात है उत्तल लेंस वाला ये तो दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। अब बच गए दोनों, ये कौन सा? ए और बी। अब ए और बी में चेक हमको यदि करना है तो हमको पता होना चाहिए कि लेंस की शक्ति का जो सूत्र होता है क्या होता है? मतलब शक्ति का जो सूत्र होता है, शक्ति P बराबर क्या होती है? 1/f। f क्या है हमारी? फोकस दूरी। ठीक है, क्या दी है? फोकस दूरी। अब हम क्या पुट करना है? क्या मान पुट करना है? अब P बराबर हमको जो दिया हुआ है क्या दिया है? -0.25 दिया हुआ है। ठीक है, और बराबर में क्या हो जाएगा? 1/f हो जाएगा। ये f इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? f बराबर 1/-0.25। अब पॉइंट हटाएंगे तो ये 2 जीरो ऊपर बढ़ा देंगे, 25 से काटेंगे 4 बार में तो कितना आया? -4। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोकस दूरी -4 मीटर वाला अवतल लेंस। इसकी राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना सा करना है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा माइनस होता है, कौन सा प्लस होता है, धनात्मक शक्ति किसकी होती है, ऋणात्मक शक्ति किसकी होती है, तभी तो हम इसको क्वेश्चन कर पाएंगे। इतना इजी क्वेश्चन है, बताइए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन सा आरेख उत्तल लेंस के गुणधर्मों को सही ढंग से दर्शाता है? अब दोस्तों इसके लिए आपको उत्तल लेंस के सारे गुणधर्मों को गुणधर्मों को सही ढंग से दर्शाता है पूछा तो सबको आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, तभी आप इसको सही कर पाएंगे। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सी वाला जो है ये उत्तल लेंस के गुणधर्मों को सही तरीके से दर्शाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कूलॉम। तो विद्युत धारा की क्या होती है? एम्पियर होती है। आवृत्ति की हर्ट्ज होती है। प्रतिरोध की ओम होती है। बस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या एक सीधी रेखा में नियत चाल से चल रही है तो वह विरामावस्था में रहेगी, या एक सीधी रेखा में नियत चाल से चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए? तो ये क्या, कौन सा? यह होगा न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन की गति का पहला नियम है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या एक सीधी रेखा में नियत चाल से चल रही है तो वह विरामावस्था में रहेगी या एक सीधी रेखा में नियत चाल से चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेरित धारा का दाएं हाथ का नियम किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमिंग के द्वारा। धारा का दाएं हाथ का नियम फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में ऊर्जा का मानक मात्रक है? तो ऊर्जा का क्या हो जाएगा? जूल मानक मात्रक है। न्यूटन बल का मात्रक है एसआई प्रणाली में। पास्कल की बात करें दाब का मात्रक है। वाट की बात करें शक्ति का मात्रक है। बस आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाप इंजन निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उष्मागतिकी के नियम पर। किसमें? उष्मागतिकी के नियम पर भाप इंजन काम करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? तो दीप्त तीव्रता की एसआई या ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई इकाई जो होती है वो होती है कैंडेला। कैंडेला जो होती है दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई होती है। जूल की बात करें तो ऊर्जा की एसआई, वाट शक्ति की, केल्विन किसकी? तापमान की। बस देखते हैं। तो ये थे आज के सारे वीडियो, सारे क्वेश्चन जो आरपीएफ एसआई में फिजिक्स से पूछे गए थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहिए। आगे हम
केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आने वाले हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।